नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साहित्य यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संगमकालीन शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे, संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे, सैन्य व्यवस्था के बारे में देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो संगम काल का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हालांकि वीडियो काफ़ी लेट में आया है, इसको पहले डाल देना चाहिए था लेकिन थोड़ा लेट हुआ है। लेकिन इसके ऊपर एशियंट हिस्ट्री का कल वीडियो फिर आएगा और जल्द से जल्द एशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। मुझे लग रहा है 8 से 10 वीडियो के अंदर ही एशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। मेडुअल हम पहले से ख़त्म कर चुके हैं और मॉडर्न भी हम ख़त्म कर चुके हैं। तो 8 से 10 वीडियो बना करके एशियंट हिस्ट्री पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग देखिए, उसी श्रृंखला का एक वीडियो है संगम काल के ऊपर। इससे पहले मैंने संगम काल में चेर, चोल, पांड्य के बारे में बता दिया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संगमकालीन शासन व्यवस्था के बारे में, और जो भी चीज़ें मैंने बताई उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको आप लोग जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, परीक्षा में इससे प्रश्न आपको जरूर मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं संगमकालीन शासन व्यवस्था। जब हम संगमकालीन शासन व्यवस्था की जब बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है, दरअसल हम कोई जब शासन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई एक देश होगा, देश के अंदर प्रांत होते हैं, प्रांत के अंदर फिर जिला होते हैं, जिले के अंदर गांव होते हैं। ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको इसमें भी हम देखेंगे। और मैं बता दूं, संगमकालीन शासन व्यवस्था जो हम की बात करेंगे तो ये लगभग जब आने वाले जब चोल होंगे, जब दूसरे चोल, जब हम आगे आप बात करेंगे विजयलय जिसकी स्थापना करेगा, तो उनसे कुछ चीज़ें मैच भी करेंगी। तो उनको हम बाद में बताएंगे, लेकिन आइए देखते हैं संगमकालीन शासन व्यवस्था। दरअसल बता दें कि जो संपूर्ण राज्य होता था, मान लीजिए ये कोई राज्य है, इसको बोलते थे मंडल। लेकिन जब आगे चल करके जब हम चोल में देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा मंडल प्रांत होते थे। लेकिन इसमें क्या है, संपूर्ण राज्य, जो क्षेत्र, जो अर्थात जो संपूर्ण देश है, उसको मंडल बोला जाता था। और मंडल के अंदर नाडु होते थे। नाडु जो थे वो प्रांत थे। नाडु क्या थे? प्रांत थे। याद रखिएगा, नाडु क्या? प्रांत है। और नाडु में भी जब देखेंगे तो पेरूर हुआ करते थे, सिरयूर थे, मुडूर थे, उर थे और पट्टिनम थे। तो पेरूर जो थे वो बड़े गांव थे और सिरयूर छोटे गांव थे, मुडूर पुराने गांव थे, उर नगरों को बोलते थे, उरई-उर वगैरह, और पट्टिनम तटीय शहर, जैसे नागापत्तनम, कावेरी पत्तनम आप सुनते हैं ना, तो ये सब तटीय शहरों को बोला जाता था, उनको पट्टिनम बोलते थे। अब इनमें भी जब देखेंगे तो राजा के जो दरबार होता था, राजा के दरबार को बोला जाता था, क्या बोलते थे? राजा के दरबार को बोलते थे नालवे। तो नालवे क्या था? राजा के दरबार को बोला जाता था। और राजा का जो सर्वोच्च न्यायालय था उसको मनरम बोलते थे। क्या बोलते थे? मनरम। मनरम क्या था? राजा का न्यायालय हुआ करता था, मनरम। इसमें भी जब हम देखेंगे तो एक नाम आता है पंचवरम। तो पंचवरम क्या था, इसको हम देख लेते। तो पंचवरम क्या था? 5 लोगों की परिषद थी जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाती थी या नियंत्रित करती थी। निरंकुशता का मतलब है कि मतलब कोई एक राजा है या मतलब कोई एक शख्स है जिस पे किसी तरीके का कोई अंकुश ना लगाए, मतलब उसका कोई रोक टोक ना हो। लेकिन मंत्रिपरिषद क्या करेगी? राजा के जो फैसले होंगे इन पे निरंकुश, अर्थात कहने का अंकुश लगाने का काम करेगी, निरंकुश नहीं होने देगी। तो कह सकते हैं एक प्रकार से उनके निरंकुशता पर नियंत्रित करती थी, वो उसको बोलता था पंचावरम। एन पयावरम क्या था? इनमें नौकरशाह तथा सेना के तीनों अंग सम्मिलित थे। तीनों में देखिए हवाई नहीं है, पैदल सेना है, घुड़सवार सेना है, नौसेना वगैरह, ये सब शामिल होते थे। तो इसमें नौकरशाह तथा सेना के तीनों अंग सम्मिलित थे, उनको बोलते थे एन प्यारम। तो याद रखिएगा एन प्यारम क्या था, इससे परीक्षाओं में प्रश्न आपसे मिल सकता है, एन प्यारम याद रखिएगा। इसके बाद जब आएंगे तब देखेंगे तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो समाज 4 वर्गों में विभाजित था। 4 वर्गों में जो विभाजित था उसमें था एक अडनार। अडनार जो थे वो ब्राह्मण थे, और अरसर जो थे वो शासक वर्ग थे। वेनिगर जो बोलते थे उनको व्यापारी वर्ग थे। इसी के अंदर ये बड़े व्यापारी हुआ करते थे। इसमें एक चट्टी आते थे जो साधारण व्यापारी थे। तो एक प्रश्न पूछा गया, चट्टी कौन थे? तो चट्टी जब हम देखेंगे तो संगम काल में व्यापारी हुआ करते थे। वल्लाल को किसान बोलते थे, याद रखिएगा, वल्लाल क्या थे? किसान थे। लेकिन सिर्फ इतने ही नहीं थे, और भी शासक वर्ग थे, मतलब ये और भी जो जातियाँ थी उपजातियों में विभाजित थे। तो उनमें जब हम देखेंगे तो उसमें एक आता है पेरियार। पेरियार जो थे वो चमड़े का काम करने वालों को बोला जाता था पेरियार। एक थे एनियर। एनियर जो थे वो शिकारी वर्ग हुआ करते थे। एक पुलैयन थे, जानना नहीं, पुलैयन, पुलैयन रस्सी की चारपाई बनाने वाले दस्तकार हुआ करते थे। और इसमें देखेंगे तो मलवर आते हैं। मलवर जो होते थे वो उत्तरी सीमा पर रहने वाले लोगों को डाका डालने का काम करते थे, उनको मलवर बोलते थे। क्योंकि आप देखें उत्तरी सीमा का मतलब, जैसे आप ये मैप देख रहे हैं तो मैप का मतलब दक्षिण में तो जा नहीं सकते, समुंदर है। इसमें जो उत्तरी सीमा में जो शासक क्षेत्र पड़ते हैं उनमें डाका डालने वालों को बोला जाता था। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, मलवर या कलवर उनको बोलते थे। बाकी हम देखेंगे आगे, जब हम इसमें देखेंगे तो संगम साहित्य में वेल्वी जो शब्द यूज हुआ है, तो वेल्वी क्या था? संगम काल में वेल्वी जो था यज्ञ के संदर्भ में यूज होता था। तो वेल्वी क्या था? यज्ञ के संदर्भ में यूज होता था। वेल्वी शब्द यज्ञ के संदर्भ में यूज प्रयुक्त किया गया है। और संगमकालीन जातियों की जब हम बात करेंगे, जाति व्यवस्था में कौन कौन से और भी शब्द आते हैं। थैचर थे, उनको बढ़ाई बोला जाता था। और परादावार मछुआरा थे,
वन्नार धोबी थे, उमनार नमक व्यवसायी हुआ करते थे। एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संगम काल में दास प्रथा नहीं मिलती है। देखिए फोटो साइड में आ गई इसलिए नहीं दिख रहा, दास प्रथा नहीं मिलती, तो संगम काल में दास प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, याद रखिएगा। दास प्रथा नहीं है, याद रखिएगा, दास प्रथा नहीं है। सैन्य व्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो इनमें जब हम देखेंगे सैन्य व्यवस्था में, तो सेना की अग्र टुकड़ी होती थी और पश्च टुकड़ी होती थी। तो इसमें याद रखिएगा, जो इसमें भी देखिए और भी इसमें जानकारी में देखने को मिलती है। जैसे हमने बताया कि अग्र होती थी, पश्च होती थी, तो इनको भी आप याद रखिएगा। जिनमें अग्र जो टुकड़ी थी उनको जो बोला जाता था, जो अग्र होती थी उनको बोलते थे तुसी। लिख देता हूँ मैं, देखिए फोटो लग गई, साइड में आ नहीं रहा है, लिख देता हूँ मैं यहीं पे, तुसी। पश्च को कुले बोलते थे, जो पिछली टुकड़ी होती थी उनको कुले बोलते थे, तुसी और कुले थे। और वल किरुतल प्रथा एक प्रचलित थी। तो वल किरुतल प्रथा जो थी वो क्या थी? वल किरुतल प्रथा जो थी, इसमें जैसे कोई राजा पराजित हो जाता था, मान लीजिए जैसे कोई जब राजा पराजित होता था, तो जो राजा पराजित हो गया है, पराजित राजा अपने सहयोगियों के साथ में उपवास धारण करके प्राण त्याग करते थे। तो प्राण त्याग करते थे उपवास धारण करके। तो इसको याद रखिएगा, परीक्षा में इससे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो उपवास धारण करते थे। इसमें भी और जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, देखो एक सबसे पहले आप ये मैप आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है, इससे आपको प्रश्न मिलने ही मिलने हैं, इसको याद रखिएगा। बाकी आइए हम और चीज़ों को देखते हैं, इसमें क्या क्या हैं चीज़ें खास। तो और हम देखेंगे तो तिनाई पद्धति देखने को मिलती है। तो आखिर तिनाई पद्धति क्या थी? देखिए ये थोड़ा सा अजीब पद्धति है, लेकिन इसको थोड़ा समझेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अर्थात इसमें देखिए लिखा हुआ भावात्मक अभिव्यक्ति के लिए उपयोग की गई भौगोलिक संरचना को तिनाई पद्धति कहते थे। अर्थात भावात्मक अभिव्यक्ति से कोई भाव आपके में अभिव्यक्ति आए, जैसे मान लीजिए आपको बोलना हमें रोना है, तो रोने के लिए मैंने कह दिया कि बादल इक्वल टू रोना, मतलब कि कह सकते हैं एक तरीके से इस तरह की बातें कही गई, मतलब कि एक भावात्मक अभिव्यक्ति की गई, उनके लिए भौगोलिक संरचना दे दी गई। जैसे मैं कहूँ कि जैसे मान लीजिए आपको हंसना है, तो हंसने के लिए मैं डिनोट कर दूँ कि ये हिमालय है, तो हिमालय मतलब हंसना। इस तरीके से भौगोलिक रचना को तिनाई कहा गया। इसकी संख्या 5 थी। तो पूछा जा सकता है तिनाई की संख्या कितनी थी? 5 थी। इंपॉर्टेंट नहीं है, संख्या आप याद रखिए 5 थी। कौन कौन से हम देख लेते हैं। एक थी कुरुंजी। कुरुंजी का मतलब होता था पर्वतीय भूमि, इनके देवता मुरुगन बोला गया। ये प्रेमी युगल का मिलन जो था इसमें बोला गया भावात्मक अभिव्यक्ति, अर्थात प्रेमी युगल के मिलन को बोला गया पर्वतीय भूमि, जिसको कुरुंजी बोलते थे। एक था, दूसरा था पलाई। पलाई को बोला गया कोराबाई, इनको दुर्गा से तुलना की गई, दुर्गा है। और इनमें विरह मतलब अलगाव की स्थिति। इसमें शुष्क रेतीली भूमि को पलाई बोला गया। मुलाई जो थी वो चरागाह भूमि थी, इसके जो देवता थे वो मेयन थे, ये विष्णु को बोला गया। मेयन जो थे वो विष्णु थे, इसको मतलब इंतजार करना। और एक था मुरुडम। मुरुडम इंद्र देवता मतलब रूठना। कृषि योग्य उपजाऊ भूमि थी ये मुरुडम। और नेडल था समुद्र तटीय मैदान, इसके जो देवता थे वरुण थे, इसका था आस्था, मतलब भावात्मक अभिव्यक्ति आस्था है। अब जब हम आगे देखेंगे, जब आर्थिक स्थिति पर जब हम आएंगे, तो आर्थिक स्थिति में देखेंगे तो आय का जो मुख्य स्रोत हुआ करता था वो भूमिकर था, जो उपज का कितना था 1/6 था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और भूमिकर को कराई कहते थे। तो कराई क्या था? भूमिकर था। राजस्व शब्दावलियों में जब हम बात करेंगे तो हमें देखने को मिलती कराई, कराई भूमिकर था। उल्गू जो था वो सीमा शुल्क था। वरियार कल वसूलने वाला अधिकारी हुआ करता था। क्षेत्र की बात करेंगे तो उरैयूर मलमल तथा मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, और मदुरै उत्कृष्ट सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। और उरैयूर बहुत बार पूछा गया है। बंदरगाहों की जब हम बात करेंगे तो बंदरगाह को आइए देख लेते हैं। एक है पश्चिमी तट में और एक है पूर्वी तट में। तो पूर्वी पश्चिमी को हमने डिवाइड कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिए। सर्वाधिक व्यापार जो था ये सब रोम वगैरह से होता था। तो आइए देखते हैं क्या है। कावेरी पत्तनम, जिसको पुहार बोलते थे। उरैयूर, पाडुका या अरिकामेडु जिसको बोलते हैं, और पुसलीपत्तनम या मुसलीपत्तनम या मसलिया इसको बोलते थे। इसके किस तरफ थे? पश्चिमी तट पर थे। पूर्वी तट में देखेंगे तो तोंडी था, मुजरिस था, करयूर था, और एक बंदर नाम का बंदरगाह था। ये सबसे प्रमुख था, चेर के साइड में हुआ करता था। और इसमें जब देखेंगे तो टालमी जो था, टालमी इतिहासकार जब देखेंगे तो टालमी ने क्या किया है, कावेरी पत्तनम को खबेरिस नाम दिया है। तो यात्री टालमी ने क्या बोला है? खबेरिस नाम दिया है कावेरी पत्तनम को। तो कावेरी पत्तनम को पुहार भी बोलते हैं और इसको खबेरिस के नाम से भी जाना जाता है। मुजरिस पुहार तथा तोंडी में, मुजरिस पुहार तथा तोंडी में यवन बस्तियां मिली हैं। यवनों से व्यापार वगैरह होता था। वहाँ से जो चीज़ें आती थी, जैसे वहाँ से मदिरा वगैरह आती थी, मतलब दारू वगैरह आती थी, और जैतून का तेल वगैरह, और सोने से लदे हुए सामान, सोना वगैरह खूब आता था। और यहाँ से जो ले करके जाते थे तो काली मिर्च वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ से ले करके जाते थे।
और इसलिए देखेंगे तो चेरों से इनके थोड़ा ज़्यादा अच्छे संबंध थे। मुजरिस, पुहार और तोंडी में यवन बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। और कहते हैं मुजरिस में क्या किया गया था, आगस्टक जो रोम सम्राट थे, तो रोम सम्राट का मंदिर भी स्थापित किया गया था मुजरिस में। और मुजरिस कहाँ था, मुजरिस था केरल में। तो मुजरिस में आगस्टस जो रोम सम्राट थे, आगस्टस का मंदिर भी स्थापित है। तो कहाँ स्थापित है, मुजरिस में। ये याद रखिएगा, परीक्षा में हो सकता है इससे प्रश्न पूछ ही लिया जाए मुजरिस से रिलेटेड। अब हम देखेंगे अरिकामेडू। अरिकामेडू में क्या थी, रोमन बस्तियाँ प्राप्त हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अरिकामेडू एक है एम्फोरा मृदभांड। तो एम्फोरा मृदभांड क्या है, इसका उपयोग जो आयातित मदिरा तथा जैतून के तेल को रखने के लिए किया जाता था। तो रोम वगैरह से जैसे आप जान रहे हैं कि भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु, मदिरा वगैरह बनती थी जिसमें यूज किया जाता था। जैसे अभी भी देखेंगे तो वहाँ पे शैंपेन वगैरह और बहुत सारी वाइन वगैरह वहाँ पर बनती हैं जिनके में यूज किया था। अंगूर वगैरह, क्योंकि अंगूर को आप जान रहे हैं कि भूमध्य सागरीय फसल है, तो इसलिए वो भूमध्य सागर के आसपास क्षेत्रों में ज़्यादा उगती है। इसी तरीके से जैतून भी रसीले फल हैं। और एक बार बता दूँ कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता यही है कि यहाँ पर जो बारिश होती है वो शीतकाल में होती है, वहीं पर भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है। जितने भी सिट्रस पौधे वगैरह होते हैं, फ्रूट प्लांट जो हैं जितने भी हैं, वो सब लगभग जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु के अंदर ही आते हैं। धार्मिक व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पर तमिल देवता जो थे वो प्रमुख देवता, उनको बोला गया मुर्गन। मुर्गन जो थे वो प्रमुख देवता थे, जिनका प्रतीक चिन्ह मुर्गा था। और इन्हें शिकार का देवता भी कहते थे। तो शिकार का देवता किसको बोलते थे, मुर्गन। और सबसे लोकप्रिय देवता भी माने जाते थे। और विष्णु देवता को क्या बोला गया, विष्णु देवता को तिरुमल के नाम से भी जाना गया है। तो ये रही आज की वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप लोग देखिएगा। आगे चल करके हमें संगम काल की जो चेर, चोर और पांड्य के ऊपर इनकी कंबाइंड वीडियो में एक साथ बना देंगे, तो आपको चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। तो आगे आने वाले समय में कौन कौन सी वीडियो आने वाली हैं उनको बता दूँ। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कल, वो आने वाली चालुक्य की। चालुक्य की वीडियो सबसे पहले आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे पल्लव की, फिर बात होगी राष्ट्रकूट की। चालुक्य में भी देखिए 2-3 वीडियो बनाने पड़ेंगे, अलग अलग वेगी के चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, वातापी चालुक्य, सब बनाने पड़ेंगे। तो आपको 2 वीडियो चालुक्य के ऊपर, लेकिन फिलहाल अभी जो शुरुआत में आएगा वो चालुक्य के ऊपर पहला वीडियो आएगा, फिर पल्लव का आएगा, फिर राष्ट्रकूट वगैरह आएंगे। चालुक्य के ऊपर भी वीडियो जितने सब कंप्लीट किया जाएगा। और इसी के साथ हम देखेंगे जो प्राचीन इतिहास में दक्षिण भारत का इतिहास यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और इसमें भी जो हम देखेंगे आगे हम ऐसा नहीं कि मेडुअल हिस्ट्री में जब हम देखेंगे तो देवगिरी के यादव हो गए या द्वार समुद्र के होयसल हो गए, इन सब की कहानी भी हम आपको बताएंगे। कहानी का मतलब इतिहास इनका बताएंगे और ये सब चीज़ें भी आपको समझाएंगे। तो काफ़ी अच्छी। और कश्मीर का शाहमीर वंश बचा हुआ था, उसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे, शाहमीर वंश भी बताएंगे। तो उसी के साथ जो होगा वो हिस्ट्री जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। आप लोग अपना जो रिवीजन वगैरह कर रहे हो अपने स्तर पे करते रहिए, इतिहास पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। देखिए जो मैंने चीज़ शुरू की है उसको मैंने अंत भी कर दिया। इतिहास काफ़ी बड़ा पोर्शन है, लेकिन लगभग पूरा इतिहास मैंने बताया है। ऐसे कोई टॉपिक नहीं बचा होगा जो मैंने छोड़ दिया हो। लगभग सभी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। हाँ, अभी धार्मिक आंदोलन जो है वो बचे हुए हैं, उनको भी हम ख़त्म करेंगे। धार्मिक आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलन सब कुछ होगा, धीरे धीरे किया जाएगा। तो उसको, लेकिन आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपका जो भी एग्ज़ाम आने वाला, भी देखिए 1 महीने तक तो कोई एग्ज़ाम है नहीं, 1 महीने के बाद जो भी एग्ज़ाम होंगे तब तक 1 महीने में मैं लगभग चीज़ें ख़त्म कर दूँगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।